ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम ब्रेस्ट सर्जरी पढ़े थे और ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर हम लोगों ने उसकी एनाटमी, इन्वेस्टिगेशंस और जितने भी बिनाइन डिजीज़ थे निपल्स के वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे बिनाइन डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बस एक ही टॉपिक आपका रह जाएगा, बेसिकली कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, पहले एक MCQ आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि कितना आप लोगों को पीछे से समझ आ रही है, क्या रिकॉल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये MCQ आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। अ वुमन प्रेजेंट विद लेफ्ट निपल कंप्लेन, और वो कहता है कि उसकी जो लेफ्ट निपल है वो इची है, ड्राई है, उसके अंदर क्रैकल्स बने हुए हैं, स्केली एरिथमेटस सा एरिया मौजूद है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुनी हुई है तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि अगर वो इची, ड्राई और स्केली एरिथमेटस एरिया के साथ आ रही है, समटाइम उसमें से डिस्चार्ज भी हो रहा होता है, तो ये क्लियर कट डायग्नोसिस है किस चीज़ का। अब हम इसकी वो देख लेते हैं ऑप्शन। ये मेस्टाइटिस तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मेस्टाइटिस अगर होगा, इन्फेक्शन होगा तो साथ फीवर भी होना चाहिए था। मेस्टेल्जिया जो है उसमें सिर्फ ना ब्रेस्ट पेन होता है, अभी हम बात करेंगे। उसमें ये नहीं है कि क्रैकल होगा या ड्राइनेस है या डिस्चार्ज रेयर होता है। एक्जिमा की अगर बात होगी तो वो आपको बता देगा कि उसको फलां चीज़ की सबक्यूटेनियस ऑलरेडी एलर्जी थी या इस तरह की चीज़। तो एक ही ऑप्शन बचती है, अगर डायरेक्टली आता है तब भी, नहीं तो आप ऑप्शन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो यस, ये क्या था हमारे पास, पैगेट्स डिजीज़ ऑफ द निप्पल के बारे में बात हो रही है। ओके, सो आप डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या बात करनी है, बिनाइन डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट को डिस्कस करना है। बिनाइन डिजीज़ ऑफ जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे आई गेस इन्वेस्ट करा दिया था कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ये एबिडिएशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंटल इन्वॉल्यूशन है, सिस्ट है, ग्लेक्टोरिया है, एडिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेलॉइड्स ट्यूमर, इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजेनाइटल डिजीज़ से। ठीक है, सो कंजेनाइटल डिजीज़ यानी जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके अंदर 4 टर्म्स है, आसान सी टर्म्स हैं, और 2 MCQ पॉइंट हैं, वो भी सुन लें। सो कंजेनाइटल डिजीज़ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एमेजिया। सो एमेजिया का क्या मतलब है? एमेजिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट इतनी ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, थोड़ी सी कॉमन कंडीशन है, मोस्टली इस तरह के पेशेंट्स आ जाते हैं, आप देखेंगे भी। सो एमेजिया जो है इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ 1 और मोर ब्रेस्ट। इतनी ज़्यादा रेयर नहीं है जितना कि एब्सेंस ऑफ निपल था। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सम टाइम अलोंग विद एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू के साथ एब्सेंस होती है स्टर्नल पोर्शन ऑफ पेक्ट मेजर की। बात समझ आ रही है? दूसरी चीज़ क्या एब्सेंट होती है? एब्सेंस ऑफ स्टर्नल पोर्शन ऑफ पेक्ट मेजर। तो जब ये पेक्ट मेजर का स्टर्नल पोर्शन अलोंग विद ब्रेस्ट एब्सेंट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं पोलैंड सिंड्रोम। क्या कहते हैं? पोलैंड सिंड्रोम। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये MCQ पॉइंट आपको बता रही थी, किसी पॉइंट का आपसे पूछा जा सकता है। सो पोलैंड सिंड्रोम जो है वो क्या है कि जब आपके पास ब्रेस्ट के साथ साथ पेक्ट मेजर का स्टर्नल पोर्शन भी एब्सेंट है। सो कंजेनाइटल डिजीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? एमेजिया। एमेजिया का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। नंबर 2 बेटे हमारे पास होती है पोलीमेजिया। पोलीमेजिया का मतलब, जैसे सुपर न्यूमरी हमने निपल्स के बारे में बात की थी, पोलीमेजिया का मतलब होगा एक से ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यूज़ का जो है वो प्रेजेंट होना, या एक्सेसरी ब्रेस्ट का प्रेजेंट होना। और ये जो एक्सेसरी ब्रेस्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मोस्ट कॉमनली एक्जिला के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू आपका एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा ग्रॉइन रीजन में हो सकता है, बटक्स वाले रीजन के अंदर भी हो सकता है एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू, और इवन के थाइज में भी हो सकता है। लेकिन अगेन रेयर कंडीशन है। इफ़ होगा तो वो ड्यूरिंग लैक्टेशन वैसे ही काम करेगा जैसे कि नॉर्मल ब्रेस्ट काम करती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है? ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, मैंने देखी भी है। इसको कहते हैं मेस्टाइटिस ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, मेस्टाइटिस ऑफ इन्फेंट्स आपने याद रखना है, ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, और ये उन बच्चों के अंदर, उन इन्फेंट्स के अंदर होती है जो फुल टर्म पे बोर्न हुए हुए होते हैं। ठीक है, फुल टर्म बोर्न बेबीज मेल और फीमेल में इक्वल होती है। होता ये है कि जब वो पैदा होते हैं तो तीसरे चौथे दिन उनका जो निप्पल वाला एरिया होता है ना, ऐसे टेंडर सा और उभरा वाला लग रहा होता है। ठीक है, और जो अम्मियाँ या दादियाँ शादियाँ होती हैं तो वो उस एरिया को क्या करती हैं, निप्पल को क्या करती हैं, पिंच्ड करती हैं, तो उसके अंदर से कलरलेस फ्लूइड निकलता है। क्या होता है कि जो आपका बच्चा न्यू बॉर्न प्रेजेंट होता है, 3rd to 4th डे पे उसकी जो निप्पल है उसको क्या किया जाता है, ऐसे प्रेस किया जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? एक कलरलेस फ्लूइड निकलता है। इस कलरलेस फ्लूइड को हम कहते हैं विट्स मिल्क। क्या कहते हैं इसको? विट्स मिल्क कहते हैं। सो ये भी MCQ आपने याद रखना है, वैसे नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं?
विच मिल्क कहते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मली जो है फिजियोलॉजिकल है और उन बेबीज़ के अंदर होता है जो फुल टर्म पे बॉर्न होते हैं। क्लियर बेटे। तो चौथी चीज़ आखिरी हमारे पास रह गई है। आखिरी चीज़ होती है, फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, दैट इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। अब आपको नाम से ही समझ आ रही है कि इसमें क्या होगा कि ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। ये जो इनलार्जमेंट है यूजुअली ये बायलेटरल होती है, बहुत रेयर यूनिलेटरल होती है। ज़्यादातर ये कब होती है, जब वुमेन जो है वो प्यूबर्टी के लेवल को रीच करती है या ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। और ये होती इस वजह से है कि उसके जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं फॉर द हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को जब वो बहुत हाईली रिस्पॉन्ड करते हैं तो ब्रेस्ट की बहुत एनलार्जमेंट हो जाती है। अब चूंकि ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है तो इसका मतलब है एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एंटी एस्ट्रोजेनिक में जो मोस्टली दी जाती है दैट इज़ टमॉक्सिफिन, ठीक है। टमॉक्सिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, इसको आपने फार्मा में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर ड्रग को वो रिस्पॉन्ड ना करी हो तो चूँकि बहुत ज़्यादा इनलार्ज ब्रेस्ट होती है, बुरी लगती है, तो इसके लिए रिडक्शन मेमोप्लास्टी भी की जा सकती है, ठीक है। सो ये 4 जो हैं वो कंजेनाइटल डिजीज़ में आपने याद रखने हैं। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि नंबर 1 पोलैंड सिंड्रोम क्या होता है, नंबर 2 विच मिल्क के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, और नंबर 3 ये कि हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट है तो आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, एंटी एस्ट्रोजेनिक लाइक टमॉक्सिफिन दे के, अदरवाइज रिडक्शन मेमोप्लास्टी की जा सकती है। क्लियर। तो ये आसान सी चीज़ें थी 4। ओके, अब बात करते हैं डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट हम डिस्कस करें ना। सो ब्रेस्ट के डिजीज़ में बेटे सबसे पहली जो ब्रेस्ट टिश्यू के डिजीज़ में हमने सबसे पहली बात कर ली वो कंजेनाइटल है। नंबर 2 वो कह रहा है कि इफ़ इंजरी हो जाए तो इंजरी की वजह से क्या हो सकता है। तो इंजरी ऑफ द ब्रेस्ट में जो फैट नेक्रोसिस वाला पोर्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप लोगों में से कोई साथ प्लैब की तैयारी करता हो या प्लैबेबल के नोट्स वगैरह पढ़ता हो वहाँ पे जो फैट नेक्रोसिस है ना हाई यील्ड टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यू आ जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। सो इंजरी के अंदर आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि इंजरी के बाद ज़ाहिर है वहाँ पे हीमाटोमा बनता है। बात यह कि हीमाटोमा मोस्टली रिजॉल्व हो जाता है। अगर ये रिजॉल्व ना हो तो अंडरलाइंग एक लंप बना देता है और यूजुअली ब्रूजिंग एब्सेंट होती है। तो हमें वो लंप ऐसे लगता है जैसे कार्सिनोमा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट या डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ क्या होती है, ट्रोमैटिक ब्रेस्ट इंजरी होती है। ट्रोमैटिक ब्रेस्ट इंजरी के बाद वुमेन किस तरह से आती है, मैं कल आपसे एमसीक्यू भी पूछूंगी और अभी लिखवाती भी हूँ। सो हीमाटोमा ज़ाहिर है किसी इंजरी के बाद बन जाता है और मोस्टली ये हीमाटोमा क्या करता है, रिजॉल्व करता है। सम टाइम ये हीमाटोमा रिजॉल्व नहीं करता और स्किन के अंडरलाइंग लंप बना देता है। मोस्टली इस लंप के ऊपर जो स्किन की ब्रूजिंग होती है ना वो ब्रूजिंग एब्सेंट होती है। सो जब ब्रूजिंग एब्सेंट होती है तो हमें इसको डायग्नोज करना मुश्किल लगता है। ये कार्सिनोमा को मिमिक करता है और डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हमें क्या करनी पड़ती है, बायोप्सी करनी पड़ती है, ठीक है। नंबर 2 होती है ट्रोमैटिक ब्रेस्ट इंजरी। अब ट्रोमैटिक ब्रेस्ट इंजरी में यूजुअली वुमेन की हिस्ट्री होती है कि उसको कोई माइनर चेस्ट इंजरी हुई थी, ठीक है, कोई माइनर चेस्ट इंजरी हुई थी या उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, वो इस तरह गिरी थी या कोई भी चीज़ ना, या कोई ब्लंट ट्रोमा टुवर्ड द चेस्ट वॉल या ब्रेस्ट टिश्यूज़ को हुआ है। और उसके बाद वो मोस्टली आपके पास आती है कि जी वहाँ पे एक लंप बन गया है। क्या हुआ, ब्रेस्ट इंजरी के बाद, माइनर चेस्ट इंजरी के बाद क्या हुआ है, एक लंप बन गया। ये लंप जो है वो यूजुअली राउंड सा होता है और आफ्टर माइनर चेस्ट इंजरी की वहाँ पे उसने सिनेरियो में मेंशन कर देता है। कल मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस करूँगी प्लैब वाले नोट्स के अंदर से। और साथ में वो कहता है कि ओवरलाइंग एरिया पे रेडनेस होती है और साथ में ब्रूजिंग जो है वो भी प्रेजेंट होती है। तो व्हाट इज़ योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो वो डायग्नोसिस होती है फैट नेक्रोसिस, ठीक है। सो ट्रोमैटिक ब्रेस्ट इंजरी के बाद इफ फैट नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी तो अंदर जो है वो एक लंप बन सकता है ओवरलाइंग ब्रूजिंग वगैरह के साथ, ठीक है। सो ये दोनों जो हैं वो इंजरीज़ में आपने याद रखनी है। एक तो इंजरी के बाद हीमाटोमा बनता है और एक इंजरी के बाद फैट नेक्रोसिस स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से भी लंप बन सकता है। नाउ 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। सो सबसे पहले हम एक्यूट या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करेंगे। सो एक्यूट या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर ब्रेस्ट के टिश्यूज़ की होगी तो जाहिर सी बात है उसको हम क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेस्टाइटिस है इसकी इटियोलॉजी हम देखेंगे तो मोस्टली जो है वो बैक्टीरियल इटियोलॉजी का ही होता है, इसलिए हम इसको बैक्टीरियल मेस्टाइटिस भी कहते हैं। और हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं लैक्टेशनल मेस्टाइटिस है, वो वुमेन जो कि लैक्टेशन करा रही हैं, बच्चे के दांत वगैरह लगते हैं तो क्रैक्स बनते हैं, उन क्रैक्स में फिर क्या होता है, इन्फेक्शन ट्रैवल करता है और मदर को इंटर करता है ब्रेस्ट टिश्यू को, वहाँ मेस्टाइटिस करता है। या ये नॉन लैक्टेशनल भी हो सकता है, यानी लैक्टेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कोई और स्किन लीजन क्रिएट हुई या जो भी हुआ और इन्फेक्शन
इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल करके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू में चला गया, ठीक है। सो बैक्टीरियल मेस्टाइटिस मोस्ट कॉमन है और ये आगे से दो तरह का होता है, लैक्टेशनल एंड नॉन लैक्टेशनल। सो मोस्ट कॉमन लैक्टेशनल टाइप ही होती है। अब लैक्टेशनल मेस्टाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टेशनल मेस्टाइटिस किस तरह से होता है? तो वो कहते हैं कि लैक्टेशनल मेस्टाइटिस की अगर हम एटियोलॉजी की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली ये स्टेफेलोकोकस ऑरियस से ही होता है। अब बात ये आती है कि ये स्टेफेलोकोकस ऑरियस कहाँ से आता है? या तो ये इन्फेंट की वजह से आता है, या डायरेक्टली एक सेंडिंग इन्फेक्शन जो है वो आपके ब्रेस्ट टिश्यू में हो जाता है, यानी बच्चे की वजह से वहाँ पे क्रैकल्स बनते हैं और उनमें फिर या तो डायरेक्टली इन्फेक्शन जाता है या फिर इन्फेंट के थ्रू जाता है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि ये स्टेफोरियस ओरियस का जो इन्फेक्शन है, इफ़ ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा तो आपने याद रखना है ये यूजुअली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। अब होता ये है कि आपका जो इन्फेंट है वो एक्ट करता है एज एन इंटरमीडियरी होस्ट, ठीक है। इंटरमीडियरी होस्ट होता है, या अब वही इन्फेक्शन जो है वो मदर तक ट्रांसमिट कर रहा होता है। कैसे? यूजुअली वो कहता है कि सेकेंड डे पे अगर हम देखें तो 50% इन्फेंट जो हैं उनके नेज़ोफेरिंक्स के अंदर स्टेफेलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होता है। तो जब वो जाहिर है क्या करेंगे, लैक्टेट करेंगे, फीडिंग करेंगे, तो वो ये इन्फेक्शन क्या करेंगे, अपनी मदर के ब्रेस्ट टिश्यूज़ में ट्रांसमिट कर देंगे, या फिर ये डायरेक्टली जो है वो क्रैक्ड निपल्स के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो असेंडिंगली भी ऊपर अंदर की तरफ चला जाता है। अब बात ये है कि स्टेफेलोकोकस ऑरियस अंदर चला गया तो ये अंदर क्या करेगा? सो अंदर जाके इसने ज़ाहिर है इनिशिएट करना है मेस्टाइटिस को, यानी आपके जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं उनके इर्द गिर्द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज करनी है। जब मेस्टाइटिस इंड्यूस होता है तो जो निपल के अंदर पीछे से आके लेक्टिफ्यूरस डक्ट्स ओपन हो रही होती है, वो लेक्टिफ्यूरस डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो लेक्टिफ्यूरस डक्ट्स जो हैं वो क्या होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। जब वो ब्लॉक होंगी तो उनके अंदर मिल्क की स्टेसिस शुरू हो जाएगी, बेटे और डेब्रिस वगैरह स्टेसिस होगी तो वहाँ पे क्लॉट बनता है। ये जो क्लॉटिंग होती है, इस क्लॉटिंग के अंदर स्टेफेलोकोकस ऑरियस फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन फिर स्वेयर होना शुरू हो जाता है। सो ये एक पैथोलॉजी जो है वो आपने याद रखनी है। अब बात आती है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से है, वुमेन आपके पास किस तरह से आती है। तो वुमेन जाहिर है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं अराउंड द ब्रेस्ट, ठीक है। सो ये जो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं इनमें क्या होगा, इनमें यही होगा कि ब्रेस्ट टिश्यू के इर्द गिर्द रेडनेस हो रही होगी, पेन हो रहा होगा, ठीक है, स्वेलिंग हो रही होगी, वो एरिया थोड़ा सा हीट अप होगा, वार्म होगा, टेंडर होगा, यही है ना, यही इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि इसके साथ जो है वो सेलुलाइटिस यानी इर्द गिर्द के एरिया में भी ऐसे आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा होगा। साथ में पेशेंट को फीवर भी हो सकता है और रेयर केसेस में वहाँ पे एब्सेस भी बन सकती है अगर आपने उसको टाइमली ट्रीट ना किया या एंटीबायोटिक कवर ना दिया ना। ट्रीटमेंट हमने करना कैसे होता है? तो ट्रीटमेंट में मोस्टली जो डेफिनेटेड ट्रीटमेंट है वो तो ज़ाहिर है एंटीबायोटिक कवर है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो नॉन लैक्टेशनल वुमेन होती हैं, ये भी प्लैब के वाले नोट्स में मेंशन है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, उनको हम लोग देते हैं फ्लॉक्सासिलिन, ठीक है, और जो उनको हम लोग देते हैं कोएमोक्सीक्लेफ, ठीक है, और जो लैक्टेशनल होती है उनको फ्लॉक्सासिलिन। आपकी बुक में दोनों लिखी हुई हैं, लेकिन आपने ये डिफ्रेंशिएशन अगर याद रखनी है तो अच्छी बात है। एक बात और वो मेंशन करता है कि अगर वो वुमेन फ्लॉक्सासिलिन से या कोएमोक्सीक्लेफ से रेजिस्टेंट है या उसको एलर्जी है तो फिर हम ओरल एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। साथ में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में उसको ज़ाहिर है सपोर्ट दी जाती है ब्रेस्ट टिश्यूज़ को, और साथ में जो है वो एनाल्जेसिक यानी फॉर द पेन दिए जाते हैं और वार्म कंप्रेशन भी की जा सकती है। सो ये मैनेजमेंट है मेस्टाइटिस की, यानी एंटीबायोटिक है, उसके बाद पेन किलर है, सपोर्ट है और कंप्रेशन है। तो ये आपको थोड़ी सी बात समझ आई। हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है वो आपको समझ आनी चाहिए थी ना। क्या समझ आनी चाहिए थी, दोबारा बहुत जल्दी से 1 सेकंड के अंदर देख लेते हैं। सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर क्या हो जाए, मेस्टाइटिस हो जाए। मेस्टाइटिस का मतलब यही है ना कि वहाँ पे अंदर इन्फेक्शन हो रहा है ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर। अब हमने कहा कि ये इन्फेक्शन मोस्टली होता ही स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से। ये हो सकता है लैक्टेटिंग मदर के अंदर भी और नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर भी। लैक्टेटिंग मदर के अंदर ज़ाहिर है इन्फेंट उसको या तो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा होगा या वो असेंडिंग इन्फेक्शन होगा जो वहाँ क्रैकल डेवलप होने के बाद अंदर चला गया। ज़ाहिर है जब इन्फेक्शन अंदर चला गया तो जो आपकी ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक होंगी तो स्टेसिस होगा, मिल्क रिटेन होगा, क्लॉटिंग होगी और उसमें ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा। जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो इर्द गिर्द वाले एरिया में क्या शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीटनेस, टेंडरनेस, ठीक है। वुमेन आपके पास आएगी, साथ फीवर हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, एब्सेस बन सकती है। वुमेन आएगी तो ट्रीटमेंट आपने 2 तरह का करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव में एंटीबायोटिक्स देंगे, वो भी आपको बता दी कि आपने इसके अंदर फ्लॉक्सासिलिन या कोएमोक्सीक्लेफ देनी है, और अगर वो इससे एलर्जिक
एलर्जिक है तो फिर आप एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आपने क्या देना है, एनाल्जेसिया देना है, वार्म कंप्रेशन देनी है, सपोर्ट करना है ब्रेस्ट टिश्यूज़ को, ठीक है। सो ये आसान सी बात है। अब वो कह रहे हैं मोस्टली समटाइम ये होता है कि वहाँ पे ना आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर ना एक पस बनी हुई थी, ठीक है, और उस पस को आपने ड्रेन नहीं किया और आपने एंटीबायोटिक्स दे दी। तो बेटे उस पस वाले एरिया के अंदर जब एंटीबायोटिक्स जाके रिटेन होंगी तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोमा, यानी वो जो एक पस कंटेनिंग कैविटी थी उसमें एंटीबायो